हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज हम अपने पास नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो हमारा थर्ड चैप्टर है सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स सीरीज का। वो है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी तक हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। हमने अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया हुआ है पूरा, और उसके बाद हमने मैथमेटिक्स में अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस अपने पास कंप्लीट किया। ठीक है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मेरे पास और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं अपने पास ये मान रहा हूँ कि वो हमारा कंप्लीटेड है और कोई फर्दर क्वेरीज नहीं है। एडिशनल एक दिन मैंने आपको और दिया था, अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चंस है, तो मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आई है, तो आई वुड प्रिज्यूम कि आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से हो गया है। इन केस इसके बाद भी आप अटेम्प्ट करें, आप कोई क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो रहेगा, हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफी इजी टॉपिक है, 4 से 5 मार्क्स का इसमें भी कवरेज है, और टॉपिक भी इजी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप इसको एंजॉय भी करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे भी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक चीज ये थी कि मैं आपके साथ जो प्रीवियस हमारा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, इसको कैनवस को क्लियर करते हैं। हाँ, उसका एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया था, ये मैंने रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। तो मैंने कहा था कि आप इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट इसमें एक क्वेरी आई थी कि n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो हो रहा है, ये सॉल्व करके भी बताइए। तो मैंने आपको कहा हुआ है एग्जामिनेशन सिनेरियो में आपका जो पर्पस है, आपका जो एंड गोल है, वो है कि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व हो। तो वहां पे आप इसको सॉल्विंग के उसमें मत फंसिए, आप इसको सिंपली n की वैल्यू पुट करके इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। बट इन केस आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो मैं आपके साथ सोल्यूशन कर लेता हूँ। एक तो मैं 17 का सोल्यूशन करूंगा, दोनों तरीकों से करूंगा। इसको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं और अपने एक्चुअल जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 2n क्वेश्चन मांग रहा था, फैक्टोरियल 2n। मैं दोनों वे से बताता हूँ आपको। वे वन जो हमारे पास रहेगा एग्जामिनेशन सिनेरियो, वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फिर सॉल्व करके बताऊंगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे, n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज 2 ले लीजिए। ठीक है, और 2 पे देखिए किसके बराबर बैठ रहा है। ठीक है, मेरे पास आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2, तो मेरे पास आ गया ये 24। ठीक है, अब देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस में भी n की सेम वैल्यू पुट कीजिए, और लेट अस सी क्या आपके पास ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, पहला देखते हैं। मेरे पास पहला जो ऑप्शन है वो है 2 रेज़ पावर n या 2 रेज़ पावर n, और मेरे पास जो है 1 3 5 2n माइनस 1 और n फैक्टोरियल 1 3 5 और ये कहां तक है मेरे पास 2n माइनस 1 तक। यानी मुझे ऑड नंबर्स लिखने हैं, लेकिन लास्ट ऑड नंबर रहेगा 2n माइनस 1। 2n माइनस 1। ठीक है, एक ये है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 2 रेज़ पावर n और n फैक्टोरियल, 2 रेज़ पावर n और n फैक्टोरियल। वन थ्री फाइव 2 रेज़ पावर n तक, ऑड नंबर्स 2 रेज़ पावर 1 3 5 डॉट 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 2 रेज़ पावर n। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, अगर मैं सिंपली क्या करूं, अभी इसमें n की वैल्यू पुट करूं, ये देखिए पहले में 2 मैंने n का वैल्यू रखा है, तो ये 2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 2n माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 2 माइनस 1 हो गया 3, तो मेरे पास ये 1 इंटू 3 ही आएगा, लास्ट टर्म में 3 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँ, मेरे पास आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 24 आ गया।
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 और 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास 2n-1 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। तो ये 1 इंटू 3 करके 3 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है। तो यही मैंने आपको बताया था कि आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि सर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे। ठीक है, आपको पता है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, यही लिख सकता हूं मैं, इसको ज्यादा लंबा नहीं लिखूंगा। मेरा लास्ट में जो होगा वो होगा 3, 2 और 1। ठीक है, यही होगा मेरे पास। अब मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसमें ऑड टर्म और इवन टर्म अलग करूंगा। मैं कैसे पहले इवन टर्म ऑर्डर करूंगा, आपको पता है 2 इंटू एन इवन टर्म्स है, इसको अलग कर लिया। इंटू है 2n-1 ऑड टर्म है, ऐसे ही रहेगी। 2n-2 में 2 कॉमन ले लूंगा तो ये भी n-1 आ गया। फिर मेरे पास एक और ऑड टर्म आ गई। फिर ये जो मेरे पास इवन टर्म है इसमें मैं 2 कॉमन लूंगा। ठीक है, या ऐसे करते मैं ऑड टर्म्स को एक कलर से और इवन टर्म्स को एक कलर से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो जाए। सबसे पहले इसमें जो इवन टर्म्स है वो लिखूंगा। ये 2n है, 2n-2 है, 2n-4 है और लास्ट में 2 है। ठीक है, अब आप ऑड टर्म देख लीजिए। 2n-1, 2n-3 एंड सो ऑन, और लास्ट में 1। ठीक है, ठीक है यहां तक। ठीक है, अब जो इसमें इवन टर्म्स है मैं उनको अलग करूंगा। कैसे आएगा, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 एंड सो ऑन करके मेरे पास 2 तक आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए मेरे पास। अब अल्टरनेटिवली जो मेरे पास ये टर्म्स बच गई इवन टर्म, उनको मैं अलग रखूंगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 2n-1, 2n-3 और ये मेरे पास आ गया 1 तक। ठीक है, अब आप ये इसमें देख लीजिए, मेरे पास जो 2 है वो हर किसी फैक्टर के साथ है। 2 मेरे पास हर किसी फैक्टर के साथ है, तो मेरे पास टोटल n टर्म्स है, तो मेरे पास ये आएगा 2n, तो मेरे पास n बार है। मेरे पास n टर्म्स कैसे होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 2n है। 2n में मेरे पास ऑड टर्म्स कितनी है, n, और इवन टर्म्स n है। तो जब मैंने इवन टर्म्स को इस साइड ले लिया और ऑड टर्म्स को इस साइड ले लिया, तो मैंने इवन टर्म्स में 2 थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अंदर मेरे पास क्या बचा, n-1, n-2, n-3 करके पूरा, उसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं -1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। जब मेरे पास n भी है तो उसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ सिंपली। तो मैंने क्या किया, 2 को आपस में क्लब कर लिया, मेरे पास n टर्म्स है तो 2 को 2n लिख लिया, और मेरे पास n, n-1, n-2 इसको n फैक्टोरियल लिख लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख लिया, और मेरे पास जो है यहाँ पे 2n-1 -3 करके 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 1 तक बचा। तो अगर आप देखें यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1, 3 और टर्म्स है बेसिकली 5, 7, उसका लास्ट रहेगा 2n-, उधर रहेगा 2n-3। यही आपका ऊपर भी ये सॉल्यूशन में दिखा रहा है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, लेकिन ये आपको इतना सीखने समझने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप ये करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, और इसके बाद मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ इस चैप्टर को। फिर हम इसकी तरफ तभी आएंगे जब कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई किसी क्वेश्चन की। नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद इतने डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में इसमें बहुत 3 बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है। आपको इवन नंबर्स बनाने हैं। आपको पता है इवन नंबर्स वो नंबर्स है व्हिच आर डिविजिबल बाय 2,
पहली कंडीशन के नंबर इवन होना चाहिए, मैं लिख लेता हूं साथ साथ। कंडीशन नंबर 1 इज के नंबर शुड बी इवन, इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, ग्रेटर देन 300। और कंडीशन नंबर 3 क्या है, दूसरी कंडीशन को ग्रेटर देन 300, इसको ऐसे लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 2। और तीसरी कंडीशन क्या है, डिजिट्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन, मुझे यूज करना है 1 2 3 4 5, मेरे पास लिखा है रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है आपको सारे नंबर बनाओ जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। कंडीशन नंबर 1 इवन भी हो, कंडीशन नंबर 2 ग्रेटर देन 300 भी हो, और कंडीशन नंबर 3 की रिपीटिशन भी अलाउड ना हो। अब क्वेश्चन में आप अगर गौर से देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन ने कहीं पे नहीं लिखा कि हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है। नॉर्मली वो क्वेश्चन में क्या लिखता है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे नहीं बोल रहा। यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको फ्री छोड़ा कि आप कोई भी डिजिट का नंबर बना सकते हैं। बट आपकी जो ये तीन कंडीशन जो मैंने लिखी है, तीन जो कंडीशन है, ये बस पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी है, ये तीन कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। बाकी जो है नंबर डिजिट ऑफ डिजिट कुछ भी हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास 5 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन में क्या दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है, से दिया गया है। तो आप मुझे बताइए, आप इससे 1 डिजिट भी बना सकते हैं नंबर, 2 डिजिट का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी और 5 का भी। बट अगर आप इसमें गौर से देखें तो 1 डिजिट का नंबर जो भी होगा वो 300 से अबो नहीं होगा, 2 डिजिट का नंबर 300 से अबो नहीं होगा। 300 में आप ऐसे नंबर बना सकते हैं जो 300 से ऊपर हो। तो मेरे पास इधर 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट या 5 डिजिट। ठीक है, यहां तक अंडरस्टूड है। एक और चीज, ये आपको अभी अच्छे से पता है, ये आपको अच्छे से पता है कि जो भी 5 डिजिट नंबर्स होंगे, जो भी 5 डिजिट नंबर्स होंगे, ये वाले नंबर और 4 डिजिट वाले नंबर्स होंगे, ये तो सारे 300 से अबव होंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है कि 5 डिजिट और 4 डिजिट नंबर में मेरे पास सारे 300 से अबव होंगे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर में मेरे पास मुझे वही निकालना है जो अबव 300 होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले 5 डिजिट नंबर देखेंगे कि हम कितने बना सकते हैं, 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो पहली कंडीशन है वो तो पूरी हो गई, ठीक है, कि 300 से अबव हमेशा ही होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर शुड बी इवन, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो जब डिविजिबल बाय 2 की बात आ गई, तो मेरे पास जो यहाँ पे नंबर आएगा वो या तो 2 होगा या 4 होगा, तो डिविजिबल बाय 2 होगा, राइट। मेरे पास तो 2 होगा या 4 होगा, तो मेरे पास ये जो कॉलम भरने के वेज है वो 2 है। तो देखिए समझ सकता हूँ, देखो अंडरस्टूड है कि मैं यहाँ पे 2 या 4 ही डाल सकता हूँ इस पे। तो जब मैंने 2 या 4 में से कोई एक डाला, प्रिज्यूम मैंने 4 डाला, मेरे पास कितने बच गए डालने के लिए, 1 2 3 4, और इन 4 में से मैं कोई भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 वेज हो गए, यहाँ पे 3 वेज हो गए, यहाँ पे 2 वे हो गए, यहाँ पे 1 वे हो गया। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है बिकॉज सब ग्रेटर देन 300 है। रिपीटिशन अलाउड भी नहीं है, तो मैं एक एक कम कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ गया, 48 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब अगर मैं 4 डिजिट की बात करूं तो सेम रीजनिंग है, मेरे पास 1 2 3 4 5 है। अब इसमें से आप देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2 या 4 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली 2 या 4 तभी इवन आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेज है। जब यहाँ 2 या 4 प्रिज्यूम कीजिए मैंने 2 लिख लिया, तो मेरे पास 4 नंबर्स है, तो यहाँ पे 4 वेज है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 3 वेज है, तो 2 वेज है। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है बिकॉज जो भी बनाऊंगा 300 से ऊपर चला जाएगा। ये 48 हो गया। अब यहाँ पे जो मेन जो कैच है वो है 3 डिजिट नंबर्स का। 3 डिजिट नंबर में मेरे पास क्या है, यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन है, आगे भी और पीछे भी रेस्ट्रिक्शन है। वो क्यों है, यहाँ मुझे एंश्योर करना है कि 3 से अबव हो, और पीछे मुझे एंश्योर करना है कि 2 या 4 हो। आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे इशू क्या है कि मुझे 300 से भी ऊपर करना है और मुझे इवन भी बनाना है। तो लेट अस सी मैंने 2 बार क्यों बनाया। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या आया, तो 2 लिखूंगा या 4 लिखूंगा। ठीक है, लेट अस से मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ मुझे ऐड करना है तो यहाँ मैं इस साइड लिखूंगा इसको। ओके, लेट अस से मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 है। लेट अस से मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 फिक्स हो गया, मैं यहाँ पे 2 लिख लिया। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया डिजिट 2, तो ये एक ही वे हो गया मेरे पास 2 लिखने का। डिजिट 2 लिखने के बाद
मेरा डिजिट 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 1 3 4 5। तो बताइए मैं पहले वाले कॉलम में क्या क्या लिख सकता हूँ, मुझे 3 से बड़ा करना है, इसको 300 से बड़ा करना है, तो मैं 3 4 या 5 लिख सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 वेज हो गए और यहाँ पे 2 वेज हो गए, तो मेरे पास 3 into 2 into 1 is equal 6। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो ये 2 है ये 2 डिजिट है, नंबर ऑफ वे 1 ही है, मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ वे यहाँ पे 1। अब अगर दूसरे सिनेरियो में देखें, दूसरे सिनेरियो में मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे प्रिज्यूम करूँ कि 4 लिखूंगा, नंबर ऑफ वेज 1 हो गया, यहाँ पे 4 लिखूंगा। तो जब मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, मेरे पास क्या बचा 1 2 3 5। तो अब मेरे पास पहले वाले कॉलम में लिखने के लिए क्या है, 3 और 5 ही है, बस 300 से अब वो करना है, 3 और 5 है। तो जब ये भी हो गया, फिर मेरे पास क्या बचा, जब 3 और 5 भी हो गया, फिर मेरे पास क्या बचा, फिर मेरे पास ये बचा 1 2 3 वेज। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले मैं 2 लिखा, जब 2 लिखा तो आगे मेरे पास क्या ऑप्शन बचा 3 4 5, इसमें से मैंने कोई भी लिखा। सपोज मैंने 3 लिखा, मेरे पास कितने बचे 3 बचे, तो मैंने 3 लिखा तो मेरे पास 9 आ गया। नीचे वाले केस मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो मेरे पास क्या बचा 1 2 3 5। अब 3 5 में से मैं यहाँ पे कोई भी लिख सकता हूँ, मैं 2 लिखा। जब 3 लिखा तो मेरे पास और 3 बचे, तो मैं 3 लिखूंगा। तो मेरे पास 2 into 3 into 1 वे यहाँ पे बचा, ठीक है। 2 into 3 into 1 is equal to 6। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 48 48 9 और 6, मेरे पास से 1 1 1 वेज आ गए, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने सेग्रीगेट क्यों करना पड़ा, बिकॉज 2 रिस्ट्रिक्शन थी, आगे भी रिस्ट्रिक्शन थी और पीछे भी रिस्ट्रिक्शन थी। तो मैंने यहाँ पे एक बार 2 लेके किया, एक बार 4 लेके किया, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ मैं 2 या 4 लिख सकता हूँ तो 2 वेज हो गए, जब मैं बोलता हूँ नहीं 2 ही लिखना है तो ये एक वे हो गया, 4 ही लिखना है ये एक वे हो गया, ठीक है। तो आई होप इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश, और हम बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। मैं इसको यहाँ बंद कर लेता हूँ। ठीक है, 5D 18 हो गया हमारा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। ध्यान से फॉलो करेंगे। मेरे पास क्या है इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और फिर इसमें जो सब टॉपिक्स आएंगे, पहले हम समझेंगे सीक्वेंस सीरीज क्या होती है, वो आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम नॉर्मल ऐसे बोलते हैं नॉर्मली एपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। वो आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन उस पर दिए हुए हैं, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा उतने लेवल तक, जिस लेवल तक हमारे रेलेवेंट है। तो ये 3 प्रोग्रेशन पे पढ़नी है, इनके सम और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ये चैप्टर आपका इजी वाला चैप्टर। सबसे पहले अब ये सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। सीक्वेंस आपके पास होती है कोई भी ऑर्डर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या नंबर्स बोल दीजिए। अगर मैं नंबर्स को या एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखूं, वर्ड क्या आ गया ऑर्डर्ड नंबर, यानी कोई ऑर्डर हो जो उनको कनेक्ट करता हो, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। इन शॉर्ट सीक्वेंस ऐसी होती है कि जहां पे अगर हमें ऑर्डर पता चल गया या रिलेशनशिप पता चल गया, हम नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, यानी जो भी एलिमेंट्स है उनका कोई रिलेशनशिप है आपस में, तो नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं मेरे पास यहाँ पे है 2 5 8, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या अब कोई ऑर्डर दिख रहा है इनमें, देयर इज सम ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर है
तो इसका मतलब ये मेरे पास सीक्वेंस आ गया, बिकॉज यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नंबर, उनका कोई ऑर्डर है, और उस ऑर्डर की वजह से क्या हो सकता है, ऑर्डर की वजह से क्या कर सकता हूं मैं नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आ गया मेरे पास आ गया सपोज 2 4, ठीक है, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे अगर देखें, क्या मेरे पास कोई ऑर्डर है? हाँ, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि ये 2 स्क्वायर, ये 2 1 है, 2 स्क्वायर है, 2 3 है, 2 4 है। तो अब अगर मैं देखूं, मैं नेक्स्ट टर्म इसमें से निकाल सकता हूँ गिवन दिस ऑर्डर। तो मेरे पास कोई भी ऐसी जो अरेंजमेंट है या ऐसे नंबर्स है जो आपस में किसी ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, और वो ऑर्डर ऐसा है कि मैं नेक्स्ट नंबर निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ अपने पास, ये मेरे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो मेरे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर हो जो आपस में किसी भी अरेंजमेंट से, किसी भी रिलेशन से जुड़े हुए हो, तो मैं नेक्स्ट नंबर निकाल सकता हूँ। हम इनको जर्नली भी मेंशन करते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं 2n+1, ये मेरे पास एक ऑर्डर आ गया, मेरे पास एक रूल आ गया। तो क्या आप इस 2n+1 से सीक्वेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो ये कैसे होगा मेरे पास? हम इसको लिखते हैं, जो मेरे पास फर्स्ट डिजिट आएगा वो आएगा 2 1+1, ठीक है। n मीन्स एन की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ 1 से लेकर एन तक। तो अब मैं पहला डालूं तो मेरे पास क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 5, फिर क्या आ गया 7। तो ये मेरे पास रूल है, उस रूल से मैं नेक्स्ट अपना जो सीक्वेंस है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑड आ गया। ऐसे मैं 2n करूं, 2n लिखूं, n 1 से लूं तो मेरे पास 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो ऐसा इसको बोलते हैं हम रूल। ठीक है, और n है हमारे पास कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, तो मैं इसकी टर्म निकाल सकता हूं। मेरे पास रूल है। कभी आपको रूल दिया होगा, कभी रूल नहीं दिया होगा। तो इन शॉर्ट आपकी जो सीक्वेंस है वो किसी ऐसे लिंक से कनेक्टेड है कि मैं नेक्स्ट टर्म अराइव कर सकता हूं। इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब सीरीज किस चीज को बोलते हैं? हाँ, सीक्वेंस में भी और सीरीज में भी ये चीज है कि हमारे पास दो टाइप की सीक्वेंसेस होती है। एक होती है फाइनाइट, बहुत ही इजी चीजें है फाइनाइट, और एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, फाइनाइट सीरीज क्या होती है? जिसे मुझे टर्मिनेशन जो है, जिसका टर्मिनेशन पॉइंट मुझे पता हो, जिसको मैं बोलता हूँ लास्ट टर्म पता हो। अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है, आपको पता ही है। या मैं आपको बोलूं, ये आपको पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आपको कमेंसमेंट भी पता है, टर्मिनेशन भी पता है, तो आपके पास ये क्या आ गई? फाइनाइट सीरीज। यहाँ पे भी आपके पास रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसके एक दूसरे के साथ रिश्ता है आपका। लेकिन आपको यहाँ पे क्या स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है, तो ये सीरीज फाइनाइट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं इनफाइनाइट सीरीज, सपोज मैं आपको बोलूं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप क्या पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये नहीं पता ये एंड कहां पे, तो ऐसे करके छोड़ देंगे, इंफिनिटी तक छोड़ देंगे। तो इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं अपने पास? इनफाइनाइट सीरीज। एक ऐसी सीरीज का हमें कमेंसमेंट तो पता है लेकिन एंड नहीं पता। कभी उल्टा भी हो सकता है कि आपको ना तो कमेंसमेंट पता है ना एंड पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ से भी इंफिनिटी। तो मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो सेट ऑफ इंटीजर्स मेरे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स मेरे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स मेरे पास है इनफाइनाइट सीरीज। इसका ना मुझे स्टार्ट पता है ना एंड पता है। सपोजली कोई ऐसी सीरीज है जिसका मुझे एंड तो पता है, स्टार्ट नहीं पता। हाँ है, तो मैं आपको बोलूं इंटीजर्स लेस देन 3, कैसे करेंगे? ये आपको यहाँ से पता नहीं है कहां से शुरू होगा। -3 -2 1 0 1 2 3, तो ये हो गया मेरे पास। तो इस सेट को देखो, मेरे पास ये भी इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि मेरे पास अगर मुझे पता नहीं है, या स्टार्टिंग नहीं पता
या एंड नहीं पता या दोनों साइड नहीं पता, तो मैं उसको अपने पास क्या बोलता हूँ, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अपने पास इनफाइनाइट सीरीज बोलता हूँ। आई होप कि आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब चीजों की जानकारी होगी कि क्या होता है ये सब। तो ये मेरे पास बेसिक आ गया। अगर नहीं पता है तो काइंडली गूगल कर लीजिए, काफी आसान सा है, गूगल कर लीजिए कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, होल नंबर्स का सेट क्या होता है, इंटीजर्स का सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हमने समझा कि इनफाइनाइट और फाइनाइट जो है सीक्वेंस वो क्या होता है। अब हम समझते हैं सीरीज। सीरीज मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं कोई भी सीक्वेंस में जो टर्म्स आ रही है उनको सम करूं, अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, सम ऑफ ऑल, ठीक है, ऑल, या लिख सकते हैं गिवन भी लिख सकते हैं कि ऑल नहीं, उसमें से कुछ गिवन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। यानी मेरे पास अगर कोई सीक्वेंस है उसकी मैं सारे टर्म्स का सम करूं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है, क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 में मैं क्या करूंगा, सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं आपके पास एक चीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा सीरीज। क्या हम इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीरीज, बिकॉज ये है मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, या सम ऑफ एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस का सम हो। और इसको हम लिखते कैसे, आपको ने एक बार दिखाया था ये क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में। इस टर्म को बोलते हैं समेशन। समेशन, इसको पढ़ते हैं समेशन। समेशन ऑफ व्हाट, अगर मैं लिखूं समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ, और एन रेंज फ्रॉम 1 to 5। तो ये बेसिकली ये है कि मेरे पास एन, अगर मैं टर्म ऑफ सीक्वेंस लूं और एन की वैल्यू चेंज करता रहूं 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, तो मेरे पास जो भी टर्म्स है उनको मुझे समेशन निकालना। तो ये किसके बराबर होगा, अगर मैं एन की वैल्यू 1 करूं तो 1, 2 करूं तो 2, 3 करूं तो 3, 4 करूं तो 4, 5 करूं तो मेरे पास ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, आपको शायद याद आ जाए, पर हमारे पास प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आया था ऐसा, ऐसा आया था, आर आर पी आर, आर इज इक्वल टू 1 to 10। क्या मतलब था कि अगर मैं एक सीरीज बनाऊं, अगर मैं एक सीरीज बनाऊं आर आर पी आर की, ठीक है, आर आर पी आर की, तो उस केस में क्या होगा, आर आर पी, तो मुझे 1 से 10 तक के नंबर चाहिए, तो मेरे पास सम क्या आएगा। सिमिलर मैं कुछ भी बना सकता हूँ, सपोज मैं एक सीक्वेंस बनाऊं ऐसे, n is equal to 1 to 5, 2n square, 2n square। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 1 स्क्वायर पहली टर्म हो गई, 2 2 स्क्वायर दूसरी टर्म हो गई, 2 3 स्क्वायर तीसरी टर्म हो गई, प्लस करके 2 4 स्क्वायर एक और टर्म हो गई, और 2 5 स्क्वायर एक और टर्म हो गई। तो इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास जो आ गया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं अपने पास, सीरीज। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल सीरीज। और अगर हम नंबर्स को कॉमन से उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो सीरीज मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास हो गई कि अगर मैं सम लूं, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है किसी सीक्वेंस में, उनका सम लूं, तो मेरे पास क्या बन गया, वो मेरे पास बन गई सीरीज। ठीक है, इनके फिर आगे जनरल फॉर्मूला है वो हम पढ़ेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे, बट ये मेरे पास मोटा मोटा है जो मेरे पास अभी है। जैसे इस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपलीफाई करने के लिए 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 2 कॉमन। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो यूज करेंगे तो हमारे पास आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वो हम आगे पढ़ें। ठीक है, तो ये मेरे पास जर्नल कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की सीरीज है या सीक्वेंसेस है। तो सबसे पहली उसमें जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, को एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक ऐसी टाइप की सीरीज है या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ऐसे टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें डिफरेंस बिटवीन preceding and succeeding number is same। ठीक है, यानी अगर मैं प्रीसीडिंग जो नंबर उसके पीछे और नंबर से आगे, अगर मैं उनका डिफरेंस लूं तो वो सेम है। बहुत ही आसान है, आप समझ लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सीरीज लूंगा 1 4 7 10 30। तो अगर मैं देखूं कि कोई भी दो टर्म्स का मैं डिफरेंस निकालूं, दो टर्म्स मतलब प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म, दो एडजेसेंट टर्म्स का क्या डिफरेंस है, इसका 3, इसका डिफरेंस क्या है 3, इसका क्या है 3, इसका क्या है 3, तो इसको हम एपी कहते हैं। ये वाली सीरीज को एपी कहते हैं कि ये लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी सीरीज लूं, सपोज मैं यहाँ पे लूं 1 3 8 14 16। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे है 2, तो ये मेरे पास एपी में नहीं। तो एपी अर्थमेटिक हम उसी सीक्वेंस को कहते हैं जहां पे डिफरेंस बिटवीन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म आपकी इक्वल हो। तो अगर मैं कहीं भी प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म लूं तो मेरे पास डिफरेंस वहां पे इक्वल होना चाहिए। यानी इन अदर केस अगर मैं बोलूं तो अगर मैं मेरे पास टर्म 1 होगी, टर्म 2 होगी, टर्म 3 होगी, टर्म 4 होगी, टर्म 5 होगी एंड सो ऑन करके टर्म n होगी। अगर मैं टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, टर्म 3 माइनस टर्म 2 के बराबर। यानी इसमें से ये माइनस करूं, इसमें से इसके बराबर, इसमें से ये माइनस इसके बराबर, t4 माइनस t3 इज इक्वल t5 माइनस t4। और ऐसा कर करके मेरे पास tn माइनस 1, यानी इसमें से एक कम। तो जनरल मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस लूं तो मेरे पास इक्वल आएगा। तो जब ये इक्वल आएगा, जब मेरे पास इक्वल आएगा तो तब हम इस वाली कॉम्बिनेशन को कहते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई होप आप यहां तक मेरे साथ है। ठीक है, तो आपको खुद पता चल गया होगा कि मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है। अगर मैं आपको बोलूं नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस, बिल्कुल जनाब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज डिफरेंस 1 है आपस में हर जगह। अगर मैं आपको बोलूं इवन नंबर्स की जो सीक्वेंस है, बिल्कुल आप बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर मैं आपको बोलूं 3 का टेबल, 3 6 9 12 15, आप बोलेंगे बिल्कुल ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जहां पे भी डिफरेंस बिटवीन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म इक्वल है वो मेरे पास कौन सी प्रोग्रेशन बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब क्या हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो कैसे इसको जर्नलाइज करते हैं, जर्नलाइजेशन ऑफ एपी, ये काफी जरूरी है, क्वेश्चन हमने सारे ऐसे ही सॉल्व करने हैं। जर्नलाइजेशन अगर करेंगे एपी की, तो हमेशा एपी के केस में अगर जर्नलाइज करना हो तो जो फर्स्ट टर्म होती है, जो मेरे पास पहली टर्म होती है उसको हम ए बोलते हैं, ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमेशा ए बोलते हैं, ये मेरे पास है फर्स्ट टर्म। तो जब फर्स्ट टर्म ए हो गई तो सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस डी। अभी प्लस डी क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं अपने पास कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको क्या बोला, आपको पहली बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जहां पे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स इज सेम। तो मैंने जब पहली टर्म को ए ले लिया, डिनोट कर लिया जनरलाइजेशन के केस में, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a प्लस डी। तो मैंने ये मान लिया कि मेरे पास प्लस डी जो है कॉमन डिफरेंस है। नीचे एग्जांपल भी साथ साथ देखिए, सपोज मैंने पहली टर्म मान ली 3, यानी a मैंने 3 के बराबर ले लिया, और सी डी यानी कॉमन डिफरेंस को हम d लिखते हैं उसको मैंने मान लिया 2। तो मैं नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 5, नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 7, नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 9, नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन, जहां तक मैं जाना चाहूं। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास a क्या हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गई, कहीं पे भी ले लूं तो 2 हो गई, वो 2 ही होगी। तो जर्नली इसको कैसे लिखेंगे, जर्नल जो मैं लिख रहा हूं a प्लस डी, उसके बाद a प्लस डी, ऑब्वियसली इसमें एक और डी जोड़ना है, फिर a प्लस डी, आप समझ रहे होंगे, एंड सो ऑन। अगर इसको थोड़ा सा और ठीक करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा इसको, इधर राइट से लिखता हूं a प्लस डी, a प्लस 2d, बिल्कुल a प्लस 3d, ऐसे ऐसे करके a प्लस 4d 5d 6d करके a प्लस n माइनस 1d, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे पास कितनी टर्म है, जो भी टर्म है n माइनस 1d करूंगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ये मेरे पास हो गया जर्नलाइज्ड एपी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 3 मेरे पास a हो गया, ये हो गया a प्लस डी यानी 5 हो गया, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस डी के बराबर है, a प्लस डी के बराबर है। तो इसमें और एक 2 जोड़ना है, और d जोड़ना है,
तो मेरे पास हो गया 5 + 2 = 7, बिल्कुल 7 आ गया। तो मैं 7 को ऐसे ही बोल सकता हूँ a + 2d, यानी 3 + 2 × 2 4। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। एपी कैसे शुरू होती है, मेरे पास फर्स्ट टर्म, एपी में हमेशा फर्स्ट टर्म आपकी सिग्निफिकेंट होती है। फर्स्ट टर्म आपने ए ले ली, सपोज ए, तो डिफरेंस आपकी डी है, डी है, डी है, हर जगह डी रहेगी। ठीक है, डी है, डी है और डी है। तो ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है T1 = A, आपकी जो टर्म 2 है किसके बराबर होगी, आपको पता होगा A + D, A + D। तो आपकी जो थर्ड टर्म है, जो यहाँ पे टर्म आ रही है T3, जो थर्ड टर्म है किसके बराबर होगी, A + D + D। लेकिन आप इसको यहाँ से शुरू लिखोगे A + 2D, बिल्कुल A और 2 बार D जोड़ना है। T4 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A + 3D। फिफ्थ टर्म लिखेंगे A + 4D। तो इन शॉर्ट अगर मुझे जर्नल में कोई भी टर्म निकालनी हो, nth टर्म, तो मैं कैसे निकालूंगा, a + n - 1d, यानी जो मेरे पास इनिशियल है वो तो है, जो डिफरेंस है वो तो है, तो मैं n में से एक कम करूंगा तो वो लिख सकता हूं। आई होप यहाँ पे आप ये चीज समझ गए होंगे। फर्स्ट टर्म = a, फर्स्ट टर्म = a, टर्म 1, टर्म 2 = a + 2d, ऑब्वियसली a + d पता है आपको। टर्म 3 = a + 2d, टर्म 7 = a + 6d, टर्म 100 = a + 99d। इन शॉर्ट टर्म n = a + n - 1d। मुझे कौन सी टर्म निकालना है, उसको a + n - 1d से करूंगा। ठीक है, हो गया मेरे पास ये सॉल्यूशन। ये मेरे पास जर्नल, अब इसको मैं जर्नल यहाँ पे लिखूं आपके लिए, जर्नलाइज करूं। जर्नलाइज फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि AP ऐसे होता है, A + D, A + 2D and so on, where A is first term, where A is first term, where A is first term, and where D is common difference, where D is A is first term and D is common difference, common difference, जो difference हमारे पास हमेशा होती है। तो अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी हो, Tn मुझे निकालना है, मैं इसको लिखूंगा A + n - 1d करके। ठीक है, मुझे कोई भी टर्म निकालना है, A + n - 1d निकालूंगा। ठीक है, सपोज अब मैं एग्जांपल किसी को समझाता हूँ। मेरे पास एक AP है 2 4 6 8 10 12, इजी है। मैं उसको बोलूंगा इसकी आप टर्म 5 निकालो। टर्म 5 आपके पास यहाँ है, क्या फॉर्मूला से निकाल पाएंगे, हाँ, A + n - 1d = 2, A मेरे पास 2 है, पांचवी टर्म निकालनी है तो 4 करूंगा, 4 D 2 है तो ये 10 हो गया, D मेरे पास 2 है। सपोज एक और केस ले लीजिए, मेरे पास है -1, ठीक है, उसके मैं 3 जोड़ी तो 2 हो गया, उसमें 3 जोड़ी तो 5 हो गया, 3 जोड़ी तो 8 हो गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसको फाइंड T10, इसमें आप 10वीं टर्म निकालो, या तो आप 10 टर्म लिखेंगे इसमें, या क्या करेंगे, A + 9D, D आपके पास 3 है, कैसे करेंगे, D कैसे निकालेंगे, इसमें से ये, इसमें से कोई भी निकाल दो, 3 आएगा। तो = -1 + 27 = 26। मेरे पास 26 की 10, अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ, इसके बाद 11 आएगा, 11 के बाद 14 आएगा, 17 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, और ये बस 10 टर्म आ गई। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको पता चल गया Tn = A + n - 1d। अब आप इसको समझ गए होंगे। ये हो गया Tn। कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ AP, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ AP, जैसे Tn तो पूछा था लास्ट टर्म ऑफ AP। अगर इफेक्टिवली देखिए तो मेरे पास लास्ट टर्म और Tn बराबर ही होते हैं। वो कैसे होते हैं, अब आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक AP है मेरे पास, A + D, A + 2D, ये तो पता है, जर्नल फॉर्मूला करके मुझे पता नहीं है, मेरे टू n टर्म्स, टू n टर्म्स। अब मुझे पता नहीं कितनी टर्म्स है, ये 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। तो मेरे पास जो n है, व्हाट डज n डिनोट, n डिनोट्स द लास्ट टर्म, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता नहीं है मेरे पास कितनी टर्म है, तो n लास्ट टर्म है। तो मैं कहूंगा लास्ट टर्म निकालो, कैसे निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे, A + फॉर्मूला वही है n - 1d। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी टर्म निकालनी हो मुझे, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, लास्ट टर्म निकालूं तभी ऐसे निकालूंगा, अगर लास्ट टर्म निकालूं तो तभी ऐसे निकालूंगा। एग्जांपल से समझिए इसको, कैसे nth लास्ट टर्म होती है। सपोज मैं आपको बोलूं
कि एक एपी है मेरे पास 1 9, इसमें 8 जोड़ रहा हूँ, या 1 6 कर लीजिए, 5 जोड़ता हूँ, 11 16 5 5 जोड़ रहा हूँ मैं 21 एंड सो ऑन। तो ठीक है, 2 अब मुझे नहीं पता, 2 यहाँ पे लिखा 2 20 टर्म्स। अब मुझे नहीं पता इसमें किसमें क्या है बीच में, कि 20 टर्म तक ऐसे ही चलेगा। ये तो आपको पता चल गया कि जो 1 है ये a है, यानी फर्स्ट टर्म है। दिस इज t1, this is t1 first term, this is t2, this is t3, t4, t5 and this will continue up to 20 terms। ठीक है, 20 terms। ठीक है, अब a इस किसके बराबर आ गया 1, बिकॉज हम डिनोट करते हैं टर्म 1 को a से। तो अब मैं बोलूं फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 8th टर्म। अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे, a plus 7d, that means 1 plus 7 5, that means 36। अब ये नहीं निकालोगे यहाँ पे कहीं 36 होगा। ठीक है, अब व्हाट इज द लास्ट टर्म, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो रहा है 20 है, तो n इज इक्वल 20। यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, a plus n minus 1d या a plus 1 plus 19d। ठीक है, 19 into 5 plus 1 कर लीजिए, 96 हो गया। ठीक है बॉस, तो कभी कभी हम लास्ट टर्म को a plus n minus 1d लिखते हैं जब हम ये मानते हैं कि हमारे पास ap की टर्म्स है n। ठीक है, चलो अब इसको और जनरलाइज करते हैं, कुछ आगे क्वेश्चंस करने। मेरे पास क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं हम, a कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होती है, कहीं भी माइनस कर लीजिए, d के बराबर, और nth टर्म किसके बराबर होती है, a plus n minus 1d, nth terms होते हैं, nth term यानी third term, second term, and if it is a sequence of n terms, ये समझ लीजिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ nth term, मैं इसको लिख सकता हूँ mth term भी, mth term इसके बराबर है, zth term किसके बराबर है, a plus z minus 1d, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है, यानी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, फाइनाइट सीरीज मान रहा हूँ, मेरे पास n है, ये 1 2 3 4 5 7 n, तो क्या निकलेगा मेरे पास सॉल्यूशन इसमें, लास्ट टर्म किसके बराबर होगी, व्हाट्स लास्ट टर्म, इट इज l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ap, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये फाइनाइट है तो। अगर इनफाइनाइट है तो मैं इसको कभी नहीं निकाल सकता। ठीक है, हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर। हम आज कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे, कल हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अच्छा, मेरे पास देख लीजिए एक और कॉन्सेप्ट आ गया, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आ गया और वो आज आपके पास आ गया, अगर मैं सीरीज है, या सीरीज का मतलब वो पता है क्या, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। अगर अब मेरे पास एक एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज एंड सो ऑन, मेरे पास एपी है, पता है आपको, वेयर a is equal to 1 and d is equal to also is equal to 1, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं बोलूं फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, सम की बात कर रहा हूँ। एक होता है फाइंड द 15th टर्म, तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, a plus 14d करके 15 टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 14d, ये तो आपको पता है, हो गया 1 प्लस 14 1 इज इक्वल टू 15, 15 हो गया, वो यहाँ पे होगा 15। अरे बोल रहा हूँ सम ऑफ 15 टर्म, तो सम का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कर करके 15। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ एपी। ठीक है, इसकी फॉर्मूला वो निकालेंगे, पहले आप समझिए हम चाहते क्या है। तो मेरे पास एक एपी है 2 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। अब बोलूंगा फाइंड द 8th टर्म, आपको पता है a प्लस 7d इज इक्वल टू a प्लस 7 3, a मतलब 2 प्लस 7 3 21 और 2 हो गए 23, 23rd आ गया 7th टर्म। अब मैं बोलूंगा फाइंड द सम फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी n मेरे पास क्या है, कितने ap कितने का है मेरे पास है, मेरे पास 10 का है। तो अगर मैं इसको लिखूं s n, तो सम टू m टू nth टर्म। अगर मैं इसको लिखूं s7 फाइंड द सम अप टू 7th टर्म, तो मैं क्या चाहता हूं, तो मुझे ये मिल जाए 2 प्लस 5 प्लस 8, थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, तो मैं ये चाहता हूं।
अगर मैं सम अप 10 टर्म चाहता हूं तो मैं इसमें और जोड़ूंगा 23, 26, 29 ऐसे करके। और अगर मैं सम अप टू nth टर्म चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास n तक की समेशन आ जाए, इसका टोटल वैल्यू क्या होना चाहिए वो आ जाए। मैंने पढ़ा हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज कांसेप्ट में, तो इसको बोलते हैं हम एपी का सम निकालना। अब एपी का सम किसके बराबर होता है ये एक बार देख लीजिए। ये बहुत ही आसान है निकालना, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो जब हमने एपी सीखा तो जर्नल सीखा, तो सम भी पहले जर्नल एपी पे सीखेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास एपी क्या है, हमारे पास एपी है, एपी है ए, पता है आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ऐसा कर 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 करके हमारे पास जो लास्टली आता है ए प्लस डी, ऐसा करके हमारे पास क्या आता है लास्ट में, इसको मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म एल, बोल सकता हूँ लास्ट टर्म एल है। अब इससे पीछे क्या टर्म होगी, एल माइनस डी होगी, बिल्कुल होगी, एंड सो ऑन। ये मेरे पास हो गया, तो मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको लिखना चाहूं, सिमिलरली लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एल, इसी को वापस लिख रहा हूं, टर्म है ना, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, और ऐसे चल रहा है, ये सम है इनका आपस में। एल प्लस एल माइनस डी, हाँ एल माइनस 2d बिल्कुल लिख सकता हूं, मैं इसी को उल्टा कर रहा हूं बेसिकली, और प्लस प्लस करके लास्ट मेरे पास क्या आएगा, सेम ए प्लस डी, मेरे पास आएगा ए, बिल्कुल आएगा। मैंने इसी को क्या लिखा, उल्टा लिख दिया। इट इज एज गुड एज राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 + 3 + 5 सम, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 + 3 + 2, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे। तो मैंने इसको क्या किया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, और इसको इधर ले गया, ठीक है, जस्ट फॉर डिराइविंग समथिंग। मुझे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे क्या चाहिए, मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे चाहिए सम। अब अगर मैं इनको सम करना चाहूं, ऐड, दोनों इक्वेशनों को ऐड करूं, मैंने आपको बोला अगर मैं दो इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, क्या करते हैं, उनके एलएचएस को ऐड करेंगे, आरएचएस को ऐड करेंगे, तो ये 2s हो गया, इंप्लाइज 2s। अब मैं इनको सपोज ऐड करना चाहूं सिंपली, तो ये और ये ऐड कर लीजिए, a + l हो गया, बिल्कुल हो गया। ये और ये ऐड कर लीजिए, ये भी a + l हो गया, बिल्कुल हो गया। ये और ये ऐड कर लीजिए, ये भी a + l हो गया। अब शायद समझ पा रहे होंगे, हाँ जी, a + l हो गया। और ये भागते 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 इसको ऐड कर लीजिए, ये भी a + l हो गया, और लास्ट भी a + l ही हो गया। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास क्या बचा, a + l यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको इम्प्लाई करूं तो मेरे पास 2s किसके बराबर आएगा, n टाइम्स a + l, ऑब्वियसली मेरे पास n बार आ रहा है, मेरे पास n टर्म्स है, n मतलब जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है, चाहे एक बार हो, दो बार हो, जितनी मेरे पास टर्म्स हो। मेरे पास सीक्वेंस 10 की भी हो सकती है, 15 की भी, 20 की भी, तो इस केस में मैं n लिख रहा हूँ कि n टाइम्स होगा, मुझे नहीं पता कितने टाइम्स है, कैंसिल कितने टाइम्स निकलेगा। और अगर मैं सम निकालना चाहूँ तो सबसे n/2 इट्स एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। ये मेरे पास क्वाइट सिंपली इसकी फॉर्मूला आ गई, इसको आप याद रखिए, इसको आप याद रखिए, n/2 a + l, ठीक है। एक बार क्या इसको प्रैक्टिकली समझिए, हाँ समझ लेते। मेरे पास एक एपी है 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 और 15, सॉरी 14, ये मेरे पास एपी में है, क्योंकि मेरे पास हर जगह डिफरेंस जो है वो 3 है, ठीक है। इसका ए क्या हो गया 1, इसका डी क्या हो गया 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो n = 5। अब मैं इसका बोलूंगा सम, इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे साहब अपने पास चाहिए कि सम क्या है। तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म को लूंगा, बाकी सबको इग्नोर करूंगा, ठीक है। कितना हो गया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मेरे पास 16 हो गया, 16 की एवरेज करूंगा, ठीक है, कितना हो गया 7, ठीक है। और उस एवरेज क्वांटिटी में मेरे पास कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स, ये है कॉन्सेप्ट। 14 + 2 16 डिवाइडेड बाय 2 × 5, तो हो गया 40, ठीक है। अब वैसे आप देखना चाहे तो 2 + 5 + 8 + 11 + 14 भी हो गया 40 के बराबर, ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअली भी समझे तो वही निकल रहा है हमारे पास, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी चीज है कि अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है जो इक्विडिस्टेंट है, मेरे पास अगर कोई भी, ऐसे देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा बेटर शायद समझ आया फॉर्मूला, ठीक है, मेरे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और मैं इसके इक्वल हिस्से कर रहा हूं, तभी तो एपी बनेगा। यानी ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास डी डी हिस्से कर रहा हूं, डी के बाद एक और टी डी, इसको अच्छे से समझ लीजिए तो आपको शायद समझ आ जाए। और ये एल हो गया, ये एल हो गया। तो ये मेरे पास टर्म 2 आ गई, टर्म 1 तो ए के बराबर है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ए प्लस 3 डी, टर्म 5 प्लस 4 डी, टर्म 6, टर्म 7, टर्म 8, ठीक है, टर्म 8, और ये एल हो गया। तो अब ये देखिए इसका जो होगा समेशन होगा, इसका समेशन होगा, मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों का एवरेज लूंगा, ठीक है, फर्स्ट लास्ट का एवरेज लूंगा, तो वो कहीं यहाँ पे फॉल करेगा, इधर फॉल करेगा। पता है आपको एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस एल फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय 2, एवरेज ले लिया, ठीक है, मैंने एवरेज ले लिया। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मेरे पास कितनी टर्म्स है टोटल, मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स है, ये 9 है, तो ऐसे करके मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली, मेरे पास सम आ जाएगा सबका, एवरेज कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिकॉज जब मैं इनको इक्विडिस्टेंट करने की कोशिश करूंगा तो ये एवरेज आउट ही हो जाएंगे ना सारे, ये सारे एवरेज आउट ही हो जाएंगे। इस लाइन को देखिए गौर से, तो जब इनको इक्वल डिस्टेंट करूंगा तो ये इस लाइन के सेंटर में ही फॉल करेंगे सब, ठीक है। तो मुझे क्या करना, पहले इसको जोड़ूं फिर इसको जोड़ूं, इससे बेटर ये है कि मैं इनका एवरेज देख लूं, सेंटर वाला जो है तो उसको नंबर टर्म से मल्टीप्लाई कर लूं, एवरेजिंग आउट हो रही है। तो मेरे पास आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला मैंने एरोबिक की, लॉजिकली भी समझी, तो कुल मिला के मेरे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम की फॉर्मूला बन रही है, इसको एस एन बोलते हैं, सम ऑफ एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक, एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर मेरे पास 5 टर्म्स का निकालना हो सम, कि सीक्वेंस तो आपकी 10 टर्म की और सम आप 5 टर्म्स का ही निकालो, मेरे पास एक सीक्वेंस सपोज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं 8 टर्म्स की है एंड मेरे पास 8 है, फिर मैं आपसे सम ऑफ 5 टर्म्स ही मांग रहा हूँ, तो आप 5/2 करेंगे, ठीक है, 1 + 8, ठीक है, मैं आपसे 5 टर्म्स का मांग रहा हूँ, ठीक है, तो 1 + 5 करेंगे आप इस केस में, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए आपका हो जाएगा, ये आपका आ गया 15, तो आप पहले 5 टर्म्स का सम आपके पास 15 ही होगा, बस 5/2 है, 1 + l, मेरे केस में l यहाँ पे क्या है 5 है, तो n/2 a + l, इसको मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, n/2 a + a + n-1d, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टर्म के बराबर होती है a + n-1d के बराबर, समझाया हुआ है। इसको ये भी लिख सकते हैं 2a + n-1d, हाँ जी लिख सकते हैं। कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई उसमें इशू नहीं है, आप वैसे लिखना चाहिए ऐसे लिखना चाहिए, दोनों केस में आपके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे गौर से लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या जनरलाइजेशन आ गई कि हमारे पास एपी वैसी एक सीक्वेंस होती है जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल, उस इक्वल डिफरेंस को हम डी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, तो जनरलाइज्ड एपी क्या हो गई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई भी टर्म एन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1d, ये भी पता है हमें। लास्ट टर्म एन निकालना तो ए प्लस एन माइनस 1d ही आएगा, वहां पे एन कैपिटल है बिकॉज एन, यहाँ पे एन डिनोट्स, यहाँ पे एन डिनोट्स nth टर्म, और यहाँ पे कैपिटल एन डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितनी टर्म है एपी की, यह कौन सी टर्म निकालनी है, कितनी टर्म्स है टोटल, ठीक है, हो गया। अब अगर मैं आपको सम पूछूं, सम ऑफ एन टर्म्स, तो आप बताएंगे n/2 a + l, ये एक फॉर्मूला है, और अगर l नहीं पता तो n/2 2a हमने निकाला है ऊपर, ये सिर्फ से निकाला है हमने n-1d। कुल मिला के ये आपका एपी का टोटल कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज है, और यही आपको करना है। कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो हमारे पास है, एक्सरसाइज हमारे पास जो इसमें एग्जांपल्स करेंगे, अभी कोई इशू नहीं है, मुझे जस्ट एक 6a जो हमारे पास है, कल उसमें मैं करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, we will doing some questions from 6a, और कुछ आपके होमवर्क पे रखूंगा, आज नहीं रखूंगा, आज आप इसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए।
ठीक है, ये मैं कल करवाऊंगा। और जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में ही, जीपी भी नहीं पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज जो है वो कल करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और आज वाइंड अप करते हैं आज कुछ एग्जांपल्स करके। कल आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ाएंगे और 6A में से मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ आपके होमवर्क रखूंगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख ले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या हम उनको इतनी फॉर्मूला के बेसिस पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेट अस सी, ये कल करेंगे। अभी जस्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Example 1, find the seventh term of AP. Find the seventh term of AP, 8, 5, 2, -1, -4. ठीक है, एक AP है 8, 5, 2, -1, -4। हमें T7 निकालना है। ठीक है, या तो मैं आपको पता है एग्जाम के केस में आप इतना मत ज्यादा फॉर्मूलाज में घुसिए, आपको सिंपली AP कंटिन्यू करने का पता चल रहा है। कैसे AP कंटिन्यू हो रही है, कैसे AP कंटिन्यू हो रही है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -3 है। तो इसमें से ये लेस करना है ना, नेक्स्ट टर्म में से लेस करना है। तो अगर आप इसको लिखे, जर्नली भी लिखे, तो ये -7 बनेगा, -10 बनेगा। आपके पास सेवेंथ टर्म हो गई -10। फॉर्मूला से करना चाहे a + 6d यानी a + n-1d। a मेरे पास 8 है, 6 आ गया, d कितना आ गया -3। ठीक है, 8 - 18 = -10। ठीक है, काफी आसान सा है। ठीक है, फॉर्मूला वही हमने यूज की, टर्म n = a + n-1d, या हम इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, विच टर्म ऑफ AP इज सो एंड सो। मेरे पास एक AP दिया हुआ है 3 divided by √7, 4 divided by √7 and so on. 3 divided by √7, 4 divided by √7, 5 divided by √7। ठीक है, ठीक है, और हमें बताना है कि ये कर करके आएगा 17 डिवाइडेड बाय √7। हमें कहना है कि ये कितनी टर्म है, मतलब nth टर्म है, ये कितनी, ये विच टर्म इज दिस, ये क्या है, 10th टर्म है, 12th टर्म है, 13th टर्म है, 14th टर्म है। तो हम इसको क्वाइट इजीली विदाउट यूजेज ऑफ फार्मूला भी कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग फार्मूला कैसे लॉजिकली इसको अगर सीक्वेंस को लिखना चाहे तो आप देख लीजिए, 3 by √7, 4 by √7, 5 by √7, 6 by √7, 7 by √7, 8 by √7, 9 by √7, 10 by √7, 11 by √7, 12 by √7, 13 by √7। AP हम बना रहे हैं ना, 14 by √7, 15 by √7, 16 by √7 और 17 by √7। तो काउंट कर लीजिए सिंपली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, this is 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. So we got 15th term. This is 15th term. So we got a solution. तो आपको फिर क्या करने की जरूरत है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि ये 17 क्या बताइए 117 हो, 1007 हो, तो आपको वैसे करना भी इसमें आना चाहिए। ठीक है, वी नो दिस इज एन AP, AP में है, तो कैसे पता AP में, देखिए डिफरेंस सेम है। तो व्हाट इज A, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज D, D मेरे पास क्या है, D मेरे पास है दिस माइनस दिस, 4 raised power √7 minus 3 raised power √7, so it is 1 divided, sorry raised power नहीं, 1 divided by √7। तो जब मेरे पास A भी आ गया, D भी आ गया, अब मुझे कहना कि कितनी टर्म है, तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, Tn होती है = a + n-1d, राइट। Tn मेरे पास क्या है, जो मुझे टर्म निकालनी है वो मेरे पास दी हुई है 17 डिवाइडेड बाय √7। ये हो गई 17 डिवाइडेड बाय √7। A मेरे पास आ गया 3 by √7 प्लस n-1 और D मेरे पास आ गया 1 by √7। इसको और मैं सॉल्व करूं तो मैं शायद n की वैल्यू इसमें से भी निकाल पाऊं। ठीक है, आई होप कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत ही इजी इक्वेशन है। सॉरी, यहाँ पे इज इक्वल टू 3 by √7, ये यहाँ पे n-1 ही बचेगा, यहाँ पे √7, इसको इक्वेशन में √7 कैंसिल हो जाएगा। 17 = 3 + n-1 और n = 17 - 3 + 1 which implies 15। ठीक है, तो हमने क्या किया, a + n-1d की फॉर्मूला यूज की, या हमने सीक्वेंस को कंटिन्यू करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया which is equal to 15।
इफ फिफ्थ एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द एपी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एपी और ट्वेल्थ टर्म ऑफ एपी दी हुई है, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? इट इज 14 and 35, 14 and 35। और फिफ्थ टर्म किसके बराबर होती है? a plus 4d, you know that, and 12th term a plus 11d। ठीक है, पता है आपको, मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई ना। मुझे a पता ना d पता, मुझे बस ये पता है कि फिफ्थ टर्म 14 है और 35th टर्म मेरे पास क्या है? 35 है। तो ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा सिंपली। आप इनको इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, एक बार करके बताता हूँ। माइनस कर दीजिए सिंपली, 35 में से 14, 21, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 7d, d इज इक्वल टू 3। d 3 आ गया तो a निकाल लीजिए कोई भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में a निकाल लीजिए, a plus 4d, सो a इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ गई ap इजिली। ap क्या बन गई? 2, 5, 7, 10, a मेरे पास a इज इक्वल टू 4 इंटू d, और d मेरे पास आ गया 3। यस, a मेरे पास आ गया 2 which is right, d आ गया 3 which is also right। हाँ, so here we go, it's 8, it's 11, ठीक है, it's 11, it's 14, it's 17 and it is so on। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो टर्म 5 मेरे पास क्या आ गई? t5 मेरे पास आ गई इज इक्वल 14 जो क्वेश्चन में दी गई थी, और डिफरेंस भी 3 आ गई, और उसमें कंटिन्यू करूंगा 12 टर्म भी आ जाएगी, मेरे पास एपी बन गया। एग्जाम में इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली एपी चेक करेंगे। अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ऐसी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो आप एपी चेक करके देख लीजिए क्या वो सेटिस्फाई इक्वेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, अपन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार लॉजिकली समझिए कि एपी आपके और क्लियर हो जाए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो T5 है, यहाँ पे जो T5 है वो किसके बराबर दिया था इसने? शायद 14 ऐसा कुछ दिया था। T5 इज इक्वल, हाँ 14, और उसके बाद 35। T5 इज इक्वल 14, और यहाँ पे T12 इज इक्वल 35। तो आप समझिए कि इसके पहले जो है ये T4 होगा, ये T3 होगा, ये T2 होगा, ये होगा, इसको हम टर्म 1 भी बोलते हैं। तो ये सारे D D D D होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ तक कितने D होंगे? 4D होंगे ऑब्वियसली। अब यहां से यहां तक कितने D होंगे? 21D होंगे। तो सिंपली अब आप देख लीजिए, ये 4D हो गए, ये 21D हो गए, तो इन सारे D's को जोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये टोटल डिफरेंस मेरी हो गई। तो अब इसको जब सॉल्व करूं तो मेरे पास यही इक्वेशन वापस आ जाएगी, ऊपर में लिखिए। तो ये बिल्कुल लॉजिकली हम कर रहे हैं, ये मेरे पास देख लीजिए, मेरे पास यही इक्वेशन वापस लिखी कि अगर मैं a plus 4D देखूं तो 14 है, और a plus 11D देखूं तो 35 है, ठीक है। ये 12 और ये हो गया 7 यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास ये 7D आ जाएंगे, 7D, 12 टर्म्स है या 5, 7D, तो ये 7 और ये कितने? 4, तो मेरे पास टोटल 11D है, ठीक है। तो ये क्वाइट इजीली आपका हो जाएगा, फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं। मैंने आपको ये कहा कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जो है आप उनको थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे, आप वहां पे इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास एपी फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये पूरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कोई भी ऐसे 3 डिजिट बताओ जिनका सम तो इतना है, सपोज से x है, जिनका प्रोडक्ट से y है और वो एपी में है, वो कुछ नहीं दिया होगा, वो सपोज 3 ऐसे वर्ड बनाइए कि उनका सम सपोज 15 है, सपोज, और प्रोडक्ट सपोज 80 है, 90 है, 100 है, और वो 3 एपी में है, वो 4 एपी में है, वो 5 तक भी जा सकता है, 5 कोई वर्ड बताइए। तो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अगर आपको अगर आपको बोला जाए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज ये नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, चलिए ये हम कल के लिए रखते हैं, आई थिंक, हाँ ये हम कल के लिए रखते हैं, मुझे लग रहा है। तो
तो कल वाला पार्ट देख लीजिए क्या है। कल हम रखते हैं एक तो अपने पास फॉर्मेशन ऑफ एपी, हाँ ये करेंगे, रिवीजन भी करेंगे ऑफ एपी, और थर्ड पार्ट करेंगे स्पेशल सीरीज एपी वाली। ठीक है, कल ये पार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, आज ज्यादा नहीं करते। कल हम इस पार्ट को देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एपी में अपने क्या करना है, 2 टर्म वाली एपी कैसे फॉर्म करेंगे, 3 वाली कैसे, 4 वाली कैसे और 5 वाली कैसे फॉर्म करेंगे। एपी का रिवीजन करेंगे और स्पेशल सीरीज भी कल पढ़ेंगे। इसके साथ हमने अपनी पहली एक्सरसाइज 6A भी कल कंप्लीट करेंगे। एक एग्जाम्पल और करता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ फॉर्मेशन वाली, ये फॉर्मेशन वाली एग्जाम्पल है, दिस वन एग्जाम्पल 4 फॉर्मेशन वाली, तो मैं इसको भी नहीं करवा रहा, ये फॉर्मेशन वाली है, तो ये आप कल करेंगे आपके साथ। अभी मैं 5th और 6th एग्जाम्पल करूंगा जो अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड है। ठीक है, 5th और 6th करूंगा और कल एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और जो मैं पार्ट्स बताए। तो पहले आप समझिए अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है। पता ये आपको, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या था। मैं बचपन में पढ़ा था, अगर मेरे पास 2 वर्ड्स है 2 और 10, इनका मीन कैसे निकलेगा, एवरेज 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 6, यानी इन दोनों के बीच में 6 है। तो क्या आपको पता है मैं एपी ही बना रहा था, गौर से देख लीजिए। अगर मैं बोलूंगा 2 और 10 के बीच में क्या है, तो अब सिंपली देखिए, यहाँ पे एक डिवाइडर डालना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 8, 8 के 2 हिस्से कर लीजिए, 4 इधर जाएंगे 4 इधर जाएंगे, तो ये 6 हो गया। तो ये मेरे पास मीन आ गया, ऐसे मीन निकाल सकते हैं। या हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं कि सिंपली 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 12 बाई 2 इज इक्वल 6। जैसे मर्जी निकाले, मीन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में जब पॉइंट्स इंसर्ट करना है जिन्होंने कि वो इसको इक्वली ब्रेक करे। 2 और 10 के बीच में 6 पे ब्रेक करूंगा तो उसको इक्वली डिवाइड करता है, यहाँ भी 4 बच गए, यहाँ भी 4 बच गए। ठीक है, तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन। इसको मैं बोलता हूँ एक वर्ड में सिंगल अर्थमेटिक मीन, एक ही निकाला ना मैंने। ठीक है, तो मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मेरे पास एम आ गया। इसकी फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, एवरेज की फॉर्मूला बचपन से करते आ रहे हैं, एवरेज की फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं गौर से देखना चाहूं, तो क्या अगर मैं इन 3 वर्ड्स को लिखूं 2, 6 और 10, मेरे पास ये एपी बन गया। हाँ जी, ये तो एपी बन गया। ए क्या आ गया 2, डी क्या आ गया 4। तो अब हम देख सकते हैं कि T2 जो है मेरे पास ए 2 प्लस n माइनस 1 यानी 2, T2 किसके बराबर होता है, ए प्लस डी, ए प्लस माइनस 1 डी इज इक्वल 2 प्लस 4 इज इक्वल 6 आ गया। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन निकालना। लेकिन क्या, अब कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं, क्या ये जरूरी है कि एक ही मीन हो। अब मैंने कहा 2 और 10 के बीच में आप मीन निकालो। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं कि 2 और 10 के बीच में 2 मीन्स निकालो, मुझे 2 मीन चाहिए, एक नहीं चाहिए। 2 मीन से क्या मतलब रहेगा, 2 मीन से ये मतलब रहेगा मेरा, कोई ऐसे 2 वर्ड्स जो 2 और 10 को पहले हमने 2 हिस्सों में किया, 3 हिस्सों में डिवाइड करे, 3 पूरे हिस्से हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब मुझे कोई ऐसे निकालने हैं जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करे, जो इसको 3, तो मैं एक काम करता हूं, अभी सिंपलिसिटी के लिए फ्रैक्शंस अवॉइड करने के इसको 11 ले लेता हूं, इससे क्या होगा, फ्रैक्शंस अवॉइड होंगे। मैं कह रहा हूं 2 और 11 के बीच में कोई ऐसे वर्ड बताइए जो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करे। तो फिर से वही फॉर्मूला करेंगे, 11 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हुआ 9। अभी हिस्से एवरेज की थी, हमने 2 डिवाइड किया था, यहाँ पे हिस्से कितने करने हैं, 3 करने हैं, तो 3, हर हिस्सा 3 का आ गया, 3 3 3, तो यहाँ पे ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, देख लीजिए 3 हिस्से पूरे हो गए, ये एक हिस्सा हो गया, ये 8 और ये 11। तो मेरे पास अगर मैं आपको बोलूं 2 और 11 के बीच में 2 मीन्स निकालिए, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, इट इज 5 एंड 8। दूसरी तरीके से क्या हो गया, ये बन गया 2, 5, 8 और 11, और ये वाले आ गए एपी में। तो ये जो बीच में आ गए ये इसके मीन्स है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि 2 एंड 11 के बीच में एक मीन इंसर्ट कीजिए, तो आप क्या सिंपली बोलेंगे 6.5, बिकॉज 2, 6.5 एंड 11 आर इन एपी। अगर वो 2 मीन्स इंसर्ट कीजिए 2, 5, 8 और 11 देर आल्सो इन एपी। ठीक है, तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूं सिंपली, ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया कि L माइनस
L माइनस ए डिवाइडेड बाय जितने अपने मीन निकालने हैं, सपोज अपने यहाँ पे 2 मीन निकाला तो नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1 जितने हिस्से करने तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ L माइनस ए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय जितने मीन्स निकालने हैं नंबर प्लस 1 और सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग एपी। आप एपी से सॉल्व, एपी की फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो। ठीक है, देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल है ये, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। ठीक है, 4 और 10 का मीन बताइए। तो ठीक है, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 7। एक तरीका ये हो गया सिंपल। अगर एपी से करना चाहे तो हमें पता है कि लेट एक्स बी द मीन, तो 4x एंड 10 आर इन एपी। एपी तभी तो मीन होगा कि एपी में होंगे। तो अब 4x एंड 10 अगर एपी में है तो मुझे बताइए, मुझे फिर बताइए कि ये जो 10 है ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है ना। 10 मेरे पास थर्ड टर्म है, तो लगाइए थर्ड टर्म की फॉर्मूला। थर्ड टर्म किसके बराबर होती है? a प्लस 2d। 2d, d मुझे नहीं पता, d मुझे यहां से निकलेगा x माइनस 4 और अल्टरनेटिवली 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब कर लीजिए, अब देखिए सोल्यूशन आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 इज इक्वल 4 प्लस 2x माइनस 8 और 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 माइनस 4 और ये हो गए 18 14 बाई 2 इज इक्वल 7। अब ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, इन एनी केस आपका जो इसका मीन है वो 7 आएगा। तो ये हो गया एपी रूट के थ्रू, हो गया एवरेज रूट के थ्रू। ये हो गया एवरेज रूट के थ्रू पहला, ये वाला नीचे वाला हो गया एपी रूट के थ्रू। तो इन शॉर्ट मेरा मीन क्या है कि 4 7 और 10 एपी में है, लिहाजा 7 10 और 4 का मीन है। पर एपी के केस में मीन एक ही होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो जितने भी इनके बीच में आएंगे वो सारे मीन्स कहलाए जाते हैं। Let us see this question if you can do it. Insert 4 arithmetic means between 4 and 324. ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे 4 है पहला, यहाँ पे 1 2 3 4 और 324, ये T5 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? T1 हो गया, D आई डोंट नो। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, अब मुझे आप बताइए ओके, अब मुझे आप बताइए सिंपली कि आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगा काफी सिंपल है, तो एवरेजिंग कर लीजिए। 322 माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितने, 4 हिस्से करने हैं तो हम डिवाइडेड 5 करेंगे। 322 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, 324 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, 64 आ गया। अगर मैं 64 मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, अगर मैं 64 जोड़ूं तो मेरे पास क्या आ गया? ये 68, इसको 64 जोड़ूं क्या आ गया? 132, इसको 64 जोड़ूं तो क्या आ गया? 196 और इसको 64 जोड़ूं तो क्या आ गया? 260 और अगर इसको 64 जोड़ूं तो मेरे पास 24 तो 41 आ गया। मेरे पास आंसर हो गया, 4 मीन हो गए। अगर मैं एपी से करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मेरे पास एपी की फॉर्मूलाज भी है। मेरे पास a इज इक्वल 4 है, d पता नहीं, टर्म 4 इज इक्वल टू, टर्म 4 इज इक्वल 320, सॉरी टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टर्म 6 इज इक्वल 324। अब टर्म 6 के किसके बराबर है? a प्लस 5d इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस 5d इज इक्वल 324। a मेरे पास 68 है, 5d इधर लिख लीजिए इज इक्वल 324, d मेरे पास 324 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 5, 1 2 3 4 5 इज 6 टर्म, a plus 5d is equal to 324। यहाँ पे 4 है एक्चुअली, a is equal to 4 ओनली, यही चीज दूसरे तरीके से हो रही है, यहाँ पे 4 है।
नॉट 68, 68 हमारी सेकंड टर्म है, जो कि क्वेश्चन के बिगिनिंग में नहीं थी, हमने निकाली थी पहली फॉर्मूला से, हमने निकाली थी जब हमने ये फॉर्मूला यूज की थी, ये फॉर्मूला। तो अब सिंपली हो गया 5d इज इक्वल टू 320 जो ऊपर कर रहे थे, और d इज इक्वल 64। ठीक है, तो जब d इज इक्वल 64 आ गया तो सिंपली आपने क्या करना है, 64 जोड़ने, तो आपका ये AP बन जाएगा, और ये जो सारे टर्म्स आएंगे बीच में ये आपके बन जाएंगे 4 AP। तो आप समझिए एवरेजिंग और AP अर्थमेटिक मीन्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि देयर कैन बी मोर देन 1 AMs, जितने हम इंसर्ट करना चाहे। मैं आपको 2 और 10 में बोलूं, जितने आप इंसर्ट करना चाहो उतने AMs इंसर्ट कर सकते हो, यानी मैं ऐसे टर्म्स इंसर्ट करूंगा कि ये मेरे पास AP में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं, और कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कल हमें क्या करना है, आप इसका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। कल मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा फॉर्मूलाज का, उसके बाद हम कल अपने पास फॉर्मेशन ऑफ एपी सीखेंगे, और हम कल अपने पास क्या करेंगे, कल हम अपने पास जो एक्सरसाइज हमारी 6A है उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ आपको करने के लिए देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ख्याल रखिए।